तो चलिए फिर से स्वागत है स्मार्ट क्लास के यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कोल्ड वॉर के बारे में, या आप इसे शीत युद्ध भी कह सकते हैं। शीत युद्ध एक ऐसा दौर था जब पूरा विश्व जो था दो गुटों में बढ़ चुका था। विश्व की कई महाशक्तियों वाली देश अब अपने ताकत को दिखाने के लिए एक ऐसे दांवपेच का उपयोग कर रही थी जिससे पूरा विश्व उसके प्रभुत्व को जान सके। इसमें आप अगर सबसे पहले दो नाम लेते हैं तो ये दो नाम है यूएसएसआर और अमेरिका। यूएसएसआर और अमेरिका दो ऐसे गुट थे जिन्होंने हमेशा से ही अपने आप को विश्व छवि पर सबसे ताकतवर देश बनाने का प्रयास किया था। 1947 से शुरू हुआ ये जो पूरा प्रक्रम था, ये जो पूरा एक राजनीतिक उठापटक की लड़ाई थी, इसमें युद्ध तो नहीं हुआ किंतु ऐसी घटनाएं हुई जिससे युद्ध की संभावनाएं बढ़ जाती थी। दोनों गुट अपने ताकत को दिखाने के लिए हर मुमकिन प्रयास करते थे, अपना दमखम झोंक देते थे कि किस तरह वो विश्व में अपने दबदबे को दिखा सके। तो इसके बारे में आज हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल्स में जानेंगे कि एक्चुअली में क्या था कोल्ड वॉर और इससे क्या क्या परिणाम निकले। देखिए शुरुआत में देखा जाए तो 45 वर्षों तक अर्थात 1947 से लेकर 1990 या 1991 तक यह युद्ध जो था यह राजनीतिक बोल सकते हैं कि गलियारे में काफ़ी गहमागहमी मचाती है। इस युद्ध के दौरान कई देश जो थे वो विकास के रास्ते में वापस लौटे। कई देशों ने अपने दल बदल करके अन्य गुटों में जाने का प्रयास किया। अब ये गुट एक्चुअली है क्या? देखिए जब 1947 में एक तरह से दूसरे विश्व युद्ध को पूरी तरह तो ख़त्म कर दिया गया था और दूसरे विश्व युद्ध में ख़त्म करने का जो मुख्य श्रेय जाता है वो यूएसएसआर या आप सोवियत संघ भी से बोल सकते हैं, और दूसरी ओर अमेरिका को जाता है। इन दोनों गुटों ने मिल करके जर्मनी जैसे देशों को मुंहतोड़ जवाब दिया था। जापान में जब बहुत भारी मात्रा में बोल सकते हैं कि अमेरिका और यूएसएसआर के द्वारा तबाही मचाई गई थी, तब जाकर दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था। कई तरह के प्रस्ताव पारित हुए थे, तब जाकर दोनों देशों ने आपसी सहमति से एक साथ मिलकर दूसरे विश्व युद्ध को ख़त्म करने का बेड़ा उठाया था। लेकिन सिचुएशन खराब तब होता है जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म होता है, क्योंकि एक और अमेरिका जो था यह ठिकरा अपने ऊपर लेना चाहता था कि उसने पूरे विश्व को एक बहुत बड़ी तबाही से बचाया है। वहीं यूएसएसआर जो था वो भी पीछे नहीं रहने वाला था, वो भी ये दूसरे विश्व युद्ध को ख़त्म करने का सरताज अपने माथे पे रखना चाहता था। वह चाहता था कि मैंने पूरे दूसरे विश्व युद्ध को ख़त्म किया है, और इसी टकराव को या इसी नोकझोंक को एक तरह से शीत युद्ध आप कह सकते हैं। अब इस दौरान में क्या क्या हुआ? देखिए इस दौरान में क्या हुआ कि जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध ख़त्म होता है और शीत युद्ध का दौर जैसे ही शुरू होता है, सबसे पहले कम्युनिस्ट पार्टी जो थी, और ख़ास करके यूएसएसआर या आप इसे हम सोवियत संघ भी कह सकते हैं, तो सोवियत संघ ने बफर जोन के तहत कई देशों में कम्युनिस्ट की सरकार को बनाना शुरू किया। कई देशों को बड़े बड़े प्रलोभन दिए गए कि तुम हमारे साथ हमारे गुट में आओ, कम्युनिस्ट नीति को अपनाओ, तुम्हें हर प्रकार की सुविधा देंगे। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि यदि कोई चीज़ ट्रेंडिंग में रहता है तो उस ट्रेंडिंग चीज़ को हर कोई पाना चाहता है। मान लीजिए कि एक ऐसा मोबाइल निकलता है कि उसको सब कोई लेना चाहता है, तो सेम इसी तरह का प्रोसीजर भी वहाँ पर हुआ। जब देखें कि कुछ ही समय पहले युद्ध हुए हैं जिसमें यूएसएसआर और यूएसए ने दूसरे विश्व युद्ध को ख़त्म किया है, तो अधिकतर ट्रेंडिंग था उस समय हथियार का। तो बड़े बड़े देश यह चाहते थे कि किसी तरह वो यूएसएसआर से जुड़े या फिर अमेरिका से जुड़े, जिससे उन्हें भी सुरक्षा मिल सके उनके प्रतिद्वंदियों से। और इसी के तहत यूएसएसआर ने जिस प्रकार से ओपनली मार्केट खोल दिया था कि कोई भी देश उसके साथ आके जुड़ सकता है, उसे हर प्रकार के हथियार साजो सामान मुफ्त में दिए जाएंगे, और बफर जोन के साथ वो जुड़ करके एक सुपर पावर देश बन सकता है। इस चीज़ से कई देश जो थे वो लगातार यूएसएसआर में शामिल हो रहे थे। इसी के विपरीत अमेरिका जो था वो खाली बैठने वाला नहीं था। अमेरिका ने भी कई पॉलिसियाँ निकाली, जिसे हम लोग आगे जानेंगे कि कौन कौन सी पॉलिसी थी और कैसे इसको एक तरह से बोल सकते हैं कि यूएसएसआर के टक्कर में उतारा गया था। देखिए इस तरह के जो युद्ध होते हैं ये प्रायः राजनीतिक गतिविधियों और कई प्रकार के रणनीतिक कार्य से होते हैं। उदाहरण के लिए इसमें ऐसे बोल सकते हैं कि विद्वान और ऐसे राजनेता जुड़ते हैं जो अपने देश में और अधिक शक्ति बढ़ाने के लिए या अपने देश की ज़्यादा ताकत बढ़ाने के लिए हर प्रकार के देशों से गठजोड़ करते हैं।
उन्हें हर तरह से सहायता करते हैं और ऐसे प्रलोभन देते हैं कि जिससे वे एक ताकतवर देश बन सके। शीत युद्ध का जो दौर था ये कई सारे युद्धों में देखा गया, लेकिन इसमें कभी भी खुल करके अमेरिका और रूस ने अपने आप को आगे नहीं रखा। वे बैकफुट में आकर के उन देशों की सहायता करते थे जो युद्ध करते थे। जैसे वियतनाम का युद्ध था, भारत पाकिस्तान का युद्ध था, उसके बाद ऐसे कई युद्ध हुए जिसमें लगातार इन दोनों देशों ने अर्थात रूस और अमेरिका ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उन्हें हर प्रकार की सहायता दी जो देश युद्ध करते थे, लेकिन कभी भी वे सामने से नज़र नहीं आए। उदाहरण के लिए आपने क्यूबा मिसाइल संकट को जरूर सुना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि क्यूबा मिसाइल संकट में एक ऐसा दौर आ चुका था जहां तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता था और इस दौरान रूस ने क्यूबा में जाकर के अपने परमाणु मिसाइल्स को तैनात कर दिया था और दूसरी ओर अमेरिका ने भी इसके बचाव के लिए अपने परमाणु मिसाइल्स को तैयार कर दिया था कि बस कुछ ही देर की बात थी यदि इस तरह के युद्ध हो जाते हैं और एटम्स बम का जो बोल सकते हैं कि एक वार किसी के द्वारा शुरू हो जाता तो ये तीसरा विश्व युद्ध की शुरुआत मानी जाती। और ये दौर 20वीं सदी का था जब बहुत भारी मात्रा में टकराव तो होता था लेकिन युद्ध की स्थिति कम होती थी। देखिए, शीत युद्ध बहुत मायने में बहुत हेल्पफुल भी रहा क्योंकि शीत युद्ध ने बड़े बड़े युद्धों को रोक दिया। मान लीजिए कि आज भारत और पाकिस्तान के बीच में कुछ भी तरह का तनाव होता है तो उस तनाव को हल करने का एक ऐसा रास्ता खोजा जाता है जिसमें जनहानि ना हो, जिसमें सेनाओं को झगड़ा ना करना पड़े, ना ही सेना की मृत्यु हो। और इसलिए एक बंद कमरे में टेबल के ऊपर हर तरह की बात होती है। तो शीत युद्ध में यही ऐसी घटनाएं होती है जहां पर टेबलों पर, कागजों पर बात होती है कि उसको किस तरह से सॉल्व किया जाए बिना युद्ध किए, क्योंकि युद्ध हर चीज़ का नतीजा नहीं होता है। युद्ध का परिणाम बहुत भयावह होता है और आने वाली पीढ़ी जो होती है वो इस युद्ध से बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। देखिए, सबसे पहले ये जान लीजिए कि शीत युद्ध में एक ऐसी स्थिति कभी कभार बन जाती है जहाँ पर कोई बड़ा देश जो होता है वो पूरी तरह से तैयारी कर लेता है युद्ध करने की। हर प्रकार से, हर संभव रूप से वो तैयारी करके बैठा रहता है कि कब अगला मुझे अप्रोच करे और मैं फायर करना शुरू करूँ। लेकिन एम वक्त पर, या बोल सकते हैं जब युद्ध करने की सही समय आता है, तब वो अपने आप को पीछे कर लेता है और एक बोल सकते हैं प्रस्ताव या नियम के तहत या कई पॉलिसी के तहत इस युद्ध को विराम कर दिया जाता है। अब देखिए, शीत युद्ध को एक अलग जोन से हम देखें तो ये प्रायः ऐसे देशों को अपने आप में जोड़ता था जो या तो सोवियत संघ पर आश्रित होते थे या फिर जो अमेरिका के मुख्य सदस्य देश होते थे। अमेरिका ने जितने भी देश को अपने साथ जोड़ा उन्हें बहुत भारी लोन दिया। उसी तरह यूएसएसआर ने बफर जोन में भी बहुत सारे देशों को जोड़ करके काफ़ी आर्थिक लाभ पहुंचाया था। मैंने आपको पहले बताया कि किस तरह बफर जोन में लगातार देशों को कम्युनिस्ट नीति के तहत जोड़ा जाता था और यही प्रलोभन जो था कम्युनिस्टता को 20वीं सदी में बढ़ा रहा था। कई बार इसे रोकने के लिए, यूएसएसआर को तबाह करने के लिए या उसकी संख्या को घटाने के लिए अमेरिका ने कई प्रयास किए, जिसमें से अमेरिका ने भी कई पॉलिसियां निकाली और इन पॉलिसी के तहत एक ऐसे पर्दे का निर्माण हुआ जिसे द आयरन ऑफ कर्टन कहा जाता है। और यह जो बोल सकते हैं द आयरन ऑफ कर्टन की जो प्रक्रिया थी यह हमें यूरोप में देखने को मिलती है। देखिए, यूरोप में अमेरिका ने कुछ ऐसे पॉलिसियों को शुरू किया जिससे वे कम्युनिस्ट पार्टी को रोक सके, क्योंकि लगभग जर्मनी के आधे से अधिक देश जो थे या जर्मनी तक के जितने भी देश थे उसका आधा भाग जो था वो कहीं न कहीं यूएसएसआर के साथ मिल चुका था और उन जगहों पर कम्युनिस्ट की पार्टी तैयार हो गई थी। लेकिन दूसरी ओर अभी भी वेस्ट जर्मनी में या वेस्ट बर्लिन के क्षेत्र में कई ऐसे जगह थे जहां पर अमेरिका को चाहने वाले थे और अमेरिकी सरकार को पसंद करते थे। और यही दो टकराव जो था, यही दो भेद जो था, यही चीज़ कई बार आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे जहां पर इसे द बर्लिन जोन भी कहा जाता है या फिर द बर्लिन ब्लॉक भी कहा जाता है। देखिए, बर्लिन ब्लॉक की घटना कुछ ऐसी है कि एक देश जर्मनी जिसकी मुख्य क्षेत्र में बर्लिन आता है और बर्लिन का वेस्ट भाग जो है वो अमेरिका के खेमे में आता है, यानी वहाँ अमेरिकन सपोर्टर है, और जो इसका ईस्ट भाग है वहाँ पर यूएसएसआर के सपोर्टर है। तो यूएसएसआर की जो सेना है वो बर्लिन के ईस्ट भाग में रहती है
एक समय ऐसा आया कि यूएसएसआर की सेना ने पूरी तरह वेस्ट बर्लिन को घेर लिया, पूरी तरह ब्लॉक कर दिया और अमेरिका को ज़मीनी रूप से एंट्री देने पर बैन कर दिया। अब जो वेस्ट बर्लिन में अमेरिकी समर्थक थे या अमेरिकी सेना या अमेरिकी के चाहने वाले लोग थे, उन्होंने अमेरिका से इसके लिए हेल्प मांगा। अमेरिका लगातार प्रयास करता रहा, लेकिन उसे ज़मीनी रूप से कहीं भी कोई रास्ता नहीं दिखा जिससे वे अपनी आर्थिक सहायता उन लोगों तक पहुंचाए। इसके तहत अमेरिका ने 1950 में 1 वर्ष तक वायुयान के द्वारा या बोल सकते हैं हवाई मार्ग के द्वारा एयर ड्रॉप्स करवाएं और हर प्रकार की सुविधाओं को पहुंचाया जो कभी बर्लिन के वेस्ट भाग के लिए अमृत साबित हुआ। जब इस तरह के हथकंडे को अमेरिका ने अपनाया तो यूएसएसआर लगभग बोल सकते हैं कि अपनी जो गलतियों को था वो स्वीकार चुका था। वो जान चुका था कि वो कितना भी कर ले वेस्ट बर्लिन को वो अपने खेमे में नहीं ला सकता है और इसके तहत वापस यूएसएसआर की सेना को उस ब्लॉकेज को हटाना पड़ा। इसीलिए इसे द बर्लिन ब्लॉक कहा जाता है। देखिए, जिस प्रकार से यूएसएसआर लगातार बफर जोन के तहत कई नए नए देशों को कम्युनिस्ट पार्टी के खेमे में शामिल कर रहा था, तो इससे अमेरिका का सिरदर्द बढ़ते जा रहा था और अमेरिका ने अंततः 1950 में ही अपनी 2 नई पॉलिसियां निकाली, जिसमें कंटेनमेंट पॉलिसी और मार्शल प्लान था। उस समय क्योंकि अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वो सर मार्शल थे, तो उन्होंने ये 2 पॉलिसियों को पूरे विश्व में प्रख्यात किया और इस पॉलिसी के अंतर्गत कुछ ऐसी शर्तों को रखा गया जिससे कम्युनिस्ट को रोका जा सकता था और उसको रोकने की ही प्रक्रिया को एक तरह से द आयरन ऑफ कर्टन कहा गया। कर्टन मतलब क्या होता है? पर्दा, और आयरन मीन्स लोहा। तो लोहे के पर्दे के द्वारा एक ऐसी बोल सकते हैं विचारधारा प्रकट की गई जिससे कम्युनिस्टता की नीति को रोका जा सके और लोकतंत्र को बढ़ावा मिल सके। अब देखिए, सबसे पहले जो पॉलिसी थी कंटेनमेंट पॉलिसी, इसमें क्या होता था? इसमें जिस तरह हम लोग गीता पे हाथ रख के कसम खाते हैं ना, उसी तरह अमेरिका जो था उन देशों को कसम खिलाता था बाइबल पर हाथ रख करके या किसी संवैधानिक किताब पर हाथ रख करके कि आप कसम खाओ कि आप कभी भी यूएसएसआर का सपोर्ट नहीं करेंगे और ना ही कम्युनिस्ट दल की सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा बोल सकते हैं वादा लिया जाता था उन देशों से जो यूएसएसआर से अलग होकर के अमेरिका के गुट में आना चाहते थे। दूसरा था मार्शल प्लान। देखिए, मार्शल प्लान एक ऐसी योजना थी जिसमें अमेरिका बहुत भारी मात्रा में लोन देती थी उन देशों को जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते थे या जो दूसरे विश्व युद्ध में तबाह हो चुके थे, जैसे जापान था, और इन्हें भारी लोन दे करके उनसे रिकंस्ट्रक्शन का काम करवा रहे थे। अर्थात जो दूसरे विश्व युद्ध में पूरी तरह तबाह हो चुके देश थे उन्हें बहुत ज़्यादा मात्रा में लोन दिया जाता था और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए हर प्रकार की सुविधाएं दी जाती थी। साथ ही साथ अमेरिका ने उन देशों में अपने चेक पोस्ट भी बनाए जहां पर कभी यूएसएसआर फिर से दोबारा हमला कर सकता था और एक ऐसा भरोसा दिया उन देशों को जो यूएसएसआर के विरुद्ध थे कि यदि आप हमारे साथ शामिल हो जाते हैं तो हम आपको पूर्ण सुरक्षा देंगे। इसके बाद फिर 1950 में एक नई पॉलिसी को अमेरिका लाता है जिसमें यूएसएसआर की जो सिरदर्द थी वो और अधिक बढ़ने वाली थी। ये था ट्रूमैन डॉक्ट्रिन। देखिए, ट्रूमैन डॉक्ट्रिन एक ऐसी पॉलिसी थी जिसमें पूरी तरह से खुले रूप से अमेरिका जो था वो उन देशों को अपने साथ मुक्त व्यापार करने देना चाहता था, या एक ऑफ़र भी था ये कि आपको हम मुक्त व्यापार करने देंगे अपने देश में, आपके लोग जो हैं वो बिना वीज़ा और बिना बोल सकते हैं पासपोर्ट के हमारे देश में आ सकते हैं। और इस पद्धति के दौरान वो यूएसएसआर का बोल सकते हैं कि गला दबाना चाहते थे, जिसमें कई सारे देश जो थे वो आर्थिक लाभ के लिए और अपने देश के विकास के लिए लगातार यूएसए से जुड़ते गए और अब अमेरिका की ताकत बढ़ने लगी। यहाँ पर देखिए, यूएसएसआर चुप नहीं बैठ रहा था, क्योंकि यूएसएसआर से जब कोई भी देश अलग हो रहा था तो उसका सबसे मुख्य कारण था कि अमेरिका के पास एटम बम्स थे। बहुत भारी मात्रा में एटॉमिक बम होने के कारण अमेरिका का जो ताकत था वो बढ़ रहा था। और होता भी ऐसा है, यदि किसी क्लास में किसी बच्चे का शक्ति अन्य बच्चों से ज़्यादा है और वह बच्चा जो है बहुत ताकतवर है, उसके पास कई सारे ऐसे हथियार है या कई सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो अन्य बच्चों के पास नहीं है, तो सब कोई उसी को सपोर्ट करेगा। और इसी के तहत अमेरिका भी जो था एटम बम्स के नाम पर बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं कि प्रख्यात हो चुका था। उसके पास एक ऐसी शक्ति थी जो पूरे विश्व को शमशान में बदल सकती थी। और इसी चीज़ को यूएसएसआर ने अब अपने देश में लाने का प्रयास किया। अंततः 1949 में
अमेरिका को जवाब देने के लिए यूएसएसआर ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया, पूरी तरह सफलतापूर्वक। और इस परमाणु परीक्षण के बाद बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं अमेरिका और यूएसएसआर के बीच मनमुटाव बढ़ा। अब ये शीत युद्ध जो था एक ऐसे दौर में जाने वाला था जहां पूरा विश्व जान चुका था कि यह जो युद्ध है या यह जो टकराव है ये सीधा अमेरिका और यूएसएसआर के बीच है। यूएसएसआर यहाँ भी नहीं रुका, उसने चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी को बनाने में बहुत समर्थन दिया और 1949 में ही चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हो गया। देखिए यहाँ तक तो ठीक चल रहा था कि अब अमेरिका के टक्कर में यूएसएसआर आ चुका था। देखिए अमेरिका अभी चुप बैठने वाला नहीं था, वो देख चुका था कि अब जो है यूएसएसआर भी एक परमाणु संपन्न देश बन चुका है और इसके तहत यदि उसने कोई कड़ा कदम नहीं उठाया तो आने वाले समय में उसे बहुत बड़ी हानि का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अब पाला जो था वो धीरे धीरे यूएसएसआर की ओर जा रहा था और यूएसएसआर का पलड़ा भारी हो रहा था, क्योंकि कुछ देश जो अमेरिका से जुड़ना चाहते थे वो वापस कम्युनिस्ट दलों में रहना ही पसंद कर रहे थे। तो इसको देखते हुए अमेरिका ने नाटो का गठन कर दिया। 1949 में नाटो का गठन हुआ, जिसमें फ्रांस, इंग्लैंड, बेल्जियम जैसे कई देश शामिल हुए और इन देशों ने भारी समर्थन दे करके नॉर्थ ईस्ट टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन को तैयार किया। देखिए सामान्यतः यदि देखा जाए तो कोई भी देश जब किसी दूसरे देश पर परमाणु हमला करता है तो पहले वो उन जगहों को तबाह करने का प्रयास करता है जहां पर दूसरे देश के परमाणु हथियार रखे जाते हैं। तो अमेरिका ने भी उन्हीं जगहों पर चिन्हित किया था या सिर्फ उसी जगह को वो चिन्हित करना चाहता था जहां पर यूएसएसआर अपने परमाणु हथियार को रखता था। इसको देखते हुए यूएसएसआर ने अपने सभी परमाणु हथियारों को अपने देश के अन्य गुप्त ठिकानों में स्थापित कर दिया था। ये भी कहा जाता है कि अमेरिका को हराने के लिए या फ्यूचर में यदि कभी अमेरिका उन पर परमाणु बम से हमला करता है तो अमेरिका को तबाह करने के लिए कई देशों में यूएसएसआर ने अपने एटम बम को फैला दिया था और इस प्रक्रिया को म्यूचुअली एसॉर्ट डिस्ट्रक्शन कहा गया। इस पॉलिसी के तहत यूएसएसआर ने अपने उन भरोसेमंद देशों को चुना जो हर मुमकिन, हर समय या हर कठिन परिस्थिति में यूएसएसआर का साथ दे सकती थी। अब देखिए ये न्यूक्लियर एंगल जैसे ही आया 1950 और 1949 के समय में पूरा विश्व जो था अब धीरे धीरे दो गुटों में बट गया था, क्योंकि एक और अमेरिका जो था वो एटम बम्स का राजा बना हुआ था, लेकिन दूसरी ओर उसे हराने के लिए यूएसएसआर ने भी एटम बम्स तैयार कर लिया था। अब विश्व के कई ऐसे देश जो थे वो कंफ्यूज हो चुके थे वो कि किस तरफ जाएं, क्योंकि अमेरिका उसे पैसे भी दे रहा है और एटम बम्स की सुरक्षा भी दे रहा है, दूसरी ओर यूएसएसआर आधुनिक हथियार दे रहा है और साथ ही साथ क्या कर रहा है, एटम बम्स की सुरक्षा दे रहा है। तो कई देशों ने यह निश्चय किया कि वो एक अलग गुट बनाएंगे जो इन दोनों गुटों से अलग रहेगा, जिसे गुट निरपेक्ष कहा गया, जिसमें भारत जैसे कई देश शामिल हुए, जिसमें भारत था, इंडोनेशिया था। ऐसे देशों ने मिलकर के एक तीसरा विश्व बनाया। इसीलिए अमेरिका को पहला विश्व, यूएसएसआर या सोवियत संघ को दूसरा विश्व और भारत, इंडोनेशिया और कुछ देशों के समूह को तीसरा विश्व कहा गया। और इस तरह से विश्व जो था अब 3 टुकड़ों में बट चुका था। कुछ अपने आप को ताकतवर बताना चाहते थे तो कुछ अपने आप को स्वतंत्र रह करके विकासशील देश में शामिल होना चाहते थे, और जो तीसरा विश्व था उसे ही विकासशील देशों का समूह कहा गया। आज आप अमेरिका और रूस जैसे देशों को विकसित देशों की श्रेणी में जरूर लाते हैं, लेकिन भारत, इंडोनेशिया और कई ऐसे देश जो है वो विकासशील की श्रेणी में आते हैं, ये तीसरे विश्व के वर्ग में। इसलिए शीत युद्ध के कारण एक तीसरे विश्व का भी जन्म हुआ। देखिए शीत युद्ध ने जिस तरह से आग लगाई थी दोनों गुटों में, अर्थात यूएसए या अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में, ये कहीं न कहीं बड़े युद्ध को जन्म दे सकता था। लेकिन जब से न्यूक्लियर अटैक, न्यूक्लियर बॉम्ब तैयार हुए, तब से इस तरह के युद्ध पे भी पूर्ण विराम लगने लगा, क्योंकि दोनों देश जानते थे कि यदि वो युद्ध करेंगे तो कहीं न कहीं एटम बॉम्ब का अगर सोच लीजिए कि वार हो जाता है तो दोनों देशों को इसका खामियाजा भुगतना होगा और दोनों आपस में ही लड़कर मर सकते हैं। इसलिए दोनों ने कभी भी भीषण युद्ध नहीं किया। वर्तमान समय में यूक्रेन में भी कुछ ऐसी ही स्थिति बनी हुई है, जहां पर एक तरफ रूस तो दूसरी ओर यूक्रेन का सहारा लेकर अमेरिका भी जो है वो युद्ध करने का प्रयास कर रहा है। देखिए शीत युद्ध में और कई सारी घटनाएं हुई, जिसमें अफगानिस्तान युद्ध हुआ, साथ ही साथ कोरिया युद्ध हुआ और कई जगहों पर ये युद्ध जो थी वियतनाम युद्धों को भी देखा गया और उनसे भी इनके तार जोड़े गए। लेकिन धीरे धीरे करते ये युद्ध जो था वो विराम होता है
और अंततः 1995 जब सोवियत संघ का विघटन हो जाता है तो इस प्रकार के युद्धों को एक तरह से ख़त्म माना जाता है। आशा करते हैं कि शीत युद्ध के इस पूरे चैप्टर को अच्छे से आप समझ गए होंगे। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, भारत माता की जय।